नमस्ते दोस्तों, एडू संकल्प चैनल पर आप सबका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो सुशील सरोहा सर की फेमस साइकोलॉजी की बुक से लिए गए हैं। ये बुक आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप टेट, सीटेट, सुपरटेट, एर्टिगेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी साइकोलॉजी की ये जर्नी। और ये सुशील सरोहा की बुक जो है, इसको कंप्लीट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पूरे 428 पेज की ये बुक है, तो हर एक चैप्टर को हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो शुरुआत करते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो आगे है कि शिक्षण का अर्थ है लक्ष्य को साधते हुए किसी को सिखाना। जॉन डीवी ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। इसको ट्राइपोलर माना है। ठीक है। तो शिक्षण के लिए हमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षण के लिए तीन आधार होते हैं। एक तो छात्र होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए और पाठ्यक्रम, इसकी जरूरत होती है। इसी वजह से शिक्षण का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षण को हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, क्योंकि इसमें तीन इसके बेस होते हैं। अब कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। पहली शिक्षण की परिभाषा दी है हफ एंड डंकन ने। तो इन्होंने क्या बताया है शिक्षण के बारे में? इनके अनुसार शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। फिर आगे दिया गया है शिक्षण सूत्र, टीचिंग रूल्स। तो सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है पहला? यहाँ पर हम देखेंगे। पहला शिक्षण सूत्र है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। पता करने से अध्यापक को कक्षा का स्तर पता चल जाता है। ज्ञान पता होने पर बच्चों को वहाँ तक पढ़ाना है जो बच्चे नहीं जानते। अगला है सरल से कठिन की ओर, इजी टू कॉम्प्लेक्स। अगला शिक्षण सूत्र है। तो इसमें बताया गया है पहले अध्यापक को सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर का स्तर तथा बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्योंकि अगर अध्यापक शुरू में ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों का विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए पहले इजी चीज़ें बतानी चाहिए, उसके बाद कठिन की ओर चलना चाहिए। अगला हमारा है सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद उसका सामान्य रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे विशिष्ट रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगला है डी, मूर्त से अमूर्त, या इसको हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उनको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। बच्चा उन चीज़ों के ऊपर तार्किक रूप से नहीं सोच सकता जो उसने पहले नहीं देखी हुई है। अतः पहले बच्चे को वस्तुएं दिखानी चाहिए, बाद में उनको हटाकर उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलना चाहिए। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्शियल। तो अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि पहले गाड़ी के बारे में, फिर उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। पहले पूरी एक गाड़ी दिखा दी, फिर उसके बाद में बताया उसके जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। अगला है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनश्योर टू श्योर की ओर। ये इसमें क्या बताया कि बच्चा किसी भी नए संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा भ्रांति या कन्फ्यूजन में रहता है। बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए ताकि वो उसके प्रति निश्चित हो जाए। अगला है बाल केंद्रित के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड। तो अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की अनुभूतियों, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। एग्जाम्पल देखेंगे कि जब हम किसी भी कविता का अनुवाद करते हैं तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं और हम उसका निष्कर्ष देते हैं, तो पूरी कविता का निचोड़ बताते हैं। इसके ऐसे हम कैसे बताते हैं कविता का? ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम उसका जो कंक्लूजन होता है उसी से हम कविता का सारांश बताते हैं। फिर आगे आता है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चे को तैयार करना चाहिए कि उसको पढ़ाई करनी है। अगर वो मनोवैज्ञानिक आधार बनाकर पढ़ेगा तो रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत करता है। मतलब बच्चे के मन में ये चीज़ डाल देनी है उनको कि आपको पढ़ाई करनी है, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। पहली विशेषता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। तीसरा, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। चौथा, शिक्षण एक कला है। पांचवा है शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। और लास्ट 6 नंबर है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय या ट्राइपोलर प्रक्रिया है। अब आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण, या जिसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एलन के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने बताया है
सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। अगला है बीके पासी एवं MS ललिता, जिसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संवृत्ति को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों का शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने के लिए अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है। यह शिक्षण एक अति छोटा रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। यह शिक्षण छात्रों के छोटे छोटे समूहों में होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है? तो NCERT के अनुसार शिक्षण सत्र या टीचिंग सेशन जो 6 मिनट का होता है, और फीडबैक सेशन 6 मिनट का, और रीप्लान सेशन या पुनर्योजना सत्र 12 मिनट का होता है। पुनः अध्यापन सत्र या रीटीच सेशन जिसे कहते हैं ये 6 मिनट का होता है। फिर पुनः प्रतिपुष्टि सत्र या रीफीडबैक सेशन 6 मिनट का। टोटल टाइम लगता है 36 मिनट। कुल समय 36 मिनट का। वो जो माइक्रो टीचिंग होती है टोटल 36 मिनट की होती है, ये आपको याद रखना है। फिर शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग 4 तरह की होती हैं। पहला है वृहत या विस्तृत शिक्षण, जिसे मैक्रो टीचिंग कहते हैं। दूसरा है टोली शिक्षण, ग्रुप टीचिंग, पुनर्शिक्षण, रीटीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। तो अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा दिया था वृहत शिक्षण या विस्तार शिक्षण या मैक्रो टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो वृहत शिक्षण का अर्थ होता है विस्तार तरीके से पढ़ना। वृहत शिक्षण में अध्यापक एक ही कक्षा में एक ही समय में सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, ना कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूह में, मतलब पूरी क्लास को लेकर यह शिक्षण किया जाता है। वृहत शिक्षण व्याख्यान विधि पर आधारित होता है। इसमें मतलब लेक्चर देता है, जो अध्यापक होता है वो लेक्चर देता है, व्याख्या करता है। वृहत शिक्षण में छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, पूरे एक क्लास को एक साथ पढ़ाया जाता है और इसमें बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है टोली या समूह शिक्षण। तो समूह शिक्षा या टोली शिक्षण शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है ताकि शिक्षण उद्देश्य के अनुसार तथा शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाए जा सके। अगला है पुनर्शिक्षण या रीटीचिंग। तो पुनर्शिक्षण का अर्थ है दोबारा पढ़ना। पुनर्शिक्षण में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर दोबारा से पाठ्यक्रम पढ़ाता है। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किस बच्चे को वह पाठ याद है, किसको नहीं। पूरा का पूरा पाठ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे भले ही किसी को वह पाठ याद हो। ठीक। चौथा है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन के बाद होता है। जिन जिन बच्चों को किसी विशिष्ट पाठ में दिक्कत आ रही होती है उन्हीं बच्चों को पढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जिन बच्चों को किसी भी पाठ को याद करने में या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी समस्या का निदान किया जाता है। इस शिक्षण में हम उसी स्तर की बात करते हैं जिस स्तर पर बच्चों को समस्या है, ना कि पूरा का पूरा दोबारा से पढ़ाने की। जिस पार्ट में उनको दिक्कत होती है, जो समझ में नहीं आता है, सिर्फ उसी का निदान किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है उसी का सोल्यूशन देते हैं। फिर आगे आता है शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन सी? पहला हमारा है आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड इसे कहते हैं। इसमें दिया गया है फ्रांसिस बेकन व पेस्टालॉजी इस विधि के जनक माने जाते हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? तो आप बताएंगे फ्रांसिस बेकन या पेस्टालॉजी इस विधि के जनक माने जाते हैं। आगमन विधि में हम पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ आते हैं। अतः जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चे उसे जीवन से संबंधित करके अच्छे से सीख लेते हैं। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे अच्छी विधि है। ये विधि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा उदाहरण से नियम की ओर आधारित होती है। अगली विधि है हमारी निगमन विधि। इस विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड इसके अरस्तु इसके जनक हैं। निगमन विधि में हम पहले नियम देते हैं, बच्चा नियमों को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है। बाद में वह नियमों में से नियम बनाना भी सीख लेता है। गणित और व्याकरण में यह विधि सबसे ज़्यादा सफल होती है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह विधि उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। अगला है किंडरगार्टन प्रणाली। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता तो इसमें है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जर्मनी के फ्रोबेल थे। इनके अनुसार स्कूल बच्चों का बाग है जिसमें बालक स्वक्रिया से स्वच्छंदता के वातावरण में खेल सके। किंडरगार्टन का अर्थ ही होता है कि बच्चों का बगीचा। यहाँ पर बच्चे स्वयं से खेलते हैं और सीखते हैं। स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है बच्चों को। यहाँ पर किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में सीखना होता है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के लाभ, तो इसके लाभ दिए गए हैं। शिशु शिक्षा पर बल होता है, खेल द्वारा शिक्षा, बालकों की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं, सामाजिक भावना का विकसित होना, ये इस प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगली प्रणाली है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति
इसके जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी थी। इन्होंने कम बुद्धि बालक की शिक्षा का कार्य शुरू कर यह अनुभव किया कि मानसिक कमजोरी ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में उत्पन्न होती हैं। अतः इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से सिखाने पर बल दिया। मॉन्टेसरी शिक्षा के गुण तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया, स्वतंत्रता पर बल दिया, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया, स्वशिक्षा पर बल दिया, दंड का बहिष्कार किया, शिक्षा खेल से माध्यम देना, मतलब खेल के द्वारा शिक्षा देना बच्चों को। फिर आता है पांचवा, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा व दर्शन पर आधारित है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक मनोनुकूल साभिप्राय क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होती है। प्रोजेक्ट पद्धति प्रक्रिया, अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को बोलता है कि इस समस्या का हल ढूंढो। बच्चे उस समस्या को लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। सेकंड है, प्रोजेक्ट बच्चों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है, ना कि अध्यापक की। प्रोजेक्ट के निर्वाचन होने के बाद उसकी संरचना बनाई जाती है। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाता है। अगली है डाल्टन पद्धति। तो यह शिक्षा पद्धति 1920 में कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा निकाली गई। हेलन अमेरिका के डाल्टन नगर में 30 बच्चों की इंचार्ज थी जो आयु तथा योग्यता से भिन्न भिन्न थे। उनकी शिक्षा के लिए अपनाई गई विधि ही डाल्टन विधि कहलाई। फिर डाल्टन पद्धति के गुण, नंबर 1 है शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित। नंबर 2 स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सीखना। नंबर 3 निश्चित समय में निश्चित कार्य करना। और अगला है बालकों में उत्तरदायित्व तथा स्वावलंबन की भावना विकसित करना। पांचवा है शिक्षक और बच्चों के मध्य गहरा संबंध विकसित होना। फिर अगली विधि पेस्टालॉजी विधि। तो पेस्टालॉजी विधि के प्रवर्तक जोहन हेनरी पेस्टालॉजी थे। इनका पूरा नाम है जोहन हेनरी पेस्टालॉजी। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया। इन्होंने शिक्षा शास्त्र पर बल दिया, अर्थात अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में कैसे सीखते हैं, बच्चे किस विधि से ज़्यादा सीखते हैं आदि। इनके अनुसार शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य वृक्ष के समान है तथा वह वातावरण से पोषण लेकर फलता फूलता है। ऐसे ही बच्चे अपने चारों तरफ के वातावरण से सब कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। इन्होंने बालक की क्रियाशीलता के आधार पर करके सीखने पर बल दिया है। अगला है स्वानुभाविक या ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि। ह्यूरिस्टिक शिक्षण के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग थे। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है अन्वेषण। स्वानुभाविक शिक्षण में बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। इस शिक्षण में अध्यापक की सहायता और परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को समस्या के लिए प्रश्न देता है और वहां से हट जाता है जब बच्चे उसका हल खोजते हैं। व्याख्यान विधि, तो इस विधि में अध्यापक एक पाठ को तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध पक्षों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर की शिक्षा के लिए किया जाता है। अगली विधि है परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड। तो इस विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं। कई बार छात्र किसी विषय को लेकर विभेद भी करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि सभी छात्र अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अगला है निरूपण या निदर्शन विधि, जिसे डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। जब अध्यापक रोचक उदाहरणों, चार्ट, नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्टर तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रयोग करके पढ़ाता है तो यह निरूपण विधि कहलाती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है। यह शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया है आपका। इसके अब क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 है यहाँ पर। तो और ये सब जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे DSSB असिस्टेंट प्राइमरी, ये PRT का है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन 1 है उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। नंबर 2 ऑप्शन है अभिभावकों से कहेंगे कि घर पर मदद की व्यवस्था करें। नंबर C ऑप्शन है कि अपनी कक्षा को जारी रखेंगे। और D है कि प्रधानाध्यापक से मदद लेंगे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा A ऑप्शन सही है, उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। इसका ऑप्शन A राइट होगा, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त होगी? ऑप्शन A एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि। दूसरा है ऑप्शन उस अवधि के लिए कक्षा का स्थगन। C ऑप्शन है बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे। और D ऑप्शन है कक्षा के बच्चों को बाहर खेल के लिए भेज देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा A एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन ए सही है, एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि यहाँ पर हम करेंगे। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि राज साझा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि पसंद करता है। यह इंगित करता है कि वो
ऑप्शन है एक लोकप्रिय बच्चा है, एक तिरस्कृत बच्चा है, एक ईर्ष्यालु बच्चा है, ऑप्शन डी है कि खुशहाल बच्चा है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर होगा आपका सर बी, एक तिरस्कृत बच्चा है। 3 का राइट आंसर है कि वो एक तिरस्कृत बच्चा है। फिर अगला हम देखेंगे, इसका ये सही है। फिर 4th क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति का ज्ञान, ऑप्शन सी छात्रों के विषय में ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने विषय का ज्ञान, छात्रों का और शिक्षण पद्धति का इनको ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? प्रधानाध्यापक, नंबर ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी शिक्षक और सी विद्यार्थी, या इनमें से कोई नहीं। तो 5वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षक के कार्य भार को कम करना, ऑप्शन बी अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, ऑप्शन सी अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना, ऑप्शन डी बच्चों को स्वच्छंदता प्रदान करना। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा आपका बी, अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना। अगला क्वेश्चन है 7, कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षक विद्यार्थी में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी सर्वोत्तम अधिगम संगठित होता है? ऑप्शन ए है अभिप्रेरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रोत्साहन का सिद्धांत, ऑप्शन सी लक्ष्य स्थापित करने का सिद्धांत, और ऑप्शन डी साहचर्य का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है 7 का बी, प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप है? प्रश्नोत्तर करना ए ऑप्शन, ऑप्शन बी संवेद करना, ऑप्शन सी गृह कार्य देना, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा। तो 8 का राइट आंसर है सी, गृह कार्य देना। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 7 वर्ष का एक छात्र कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है, शिक्षक को चाहिए, तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास देना, नंबर बी अभिभावक को सूचित करना, सी उसी कक्षा में उसे रोक देना, और डी ऑप्शन है विशेषज्ञ की सलाह से कारण ढूंढना। तो राइट इसका आंसर है ए, उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास देना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन एक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का सबसे अविश्वसनीय कारक है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अभिभावकों की पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी कक्षा व्यवहार, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्थिति, और ऑप्शन डी है बच्चे की ऊंचाई और वजन। तो इसका राइट आंसर है डी, बच्चे की ऊंचाई और वजन। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए हैं। फिर अब आगे के वीडियो में जो और एक्सरसाइज है, आगे के और भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।